आई हैव ब्रोकन, आई एम ब्रोक एंड आई एम ब्रोकन। ये 3 सेंटेंसेस हैं, 3 तरह के अलग-अलग सेंटेंसेस हैं। इनका अर्थ भी अलग-अलग है। He has selected, he is selected, he has gone, he is gone, he goes shopping, he goes for shopping, he denied taking the bribe, he refused to take the bribe, he stopped smoking, he stopped to smoke, he understands, he is understanding, और I am seeing no problem या I see no problem। ये जितने पेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लगता है कि सब एक जैसे हैं, बट दे आर डिफरेंट। किसी किसी कंडीशन में ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं और किसी किसी कंडीशन में एक सही है और एक गलत है। देखते हैं कि कब क्या इनका अर्थ निकलता है और कैसे सही हैं, किस तरह के सेंटेंसेस हैं, क्यों गलत हैं, किस तरह के सेंटेंसेस हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये फर्स्ट सेंटेंस क्या था कि आई हैव ब्रोकन। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये आपको मालूम है, आई हैव ब्रोकन सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसा यूज हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसका मतलब है कि मैंने तोड़ दिया है। अभी ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है क्योंकि यह जो ब्रोकन है यह एक ट्रांसिटिव वर्ब है और ये एक लेगा ऑब्जेक्ट, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने तोड़ दिया है, आई हैव ब्रोकन द ग्लास, यानी मैंने ग्लास तोड़ दिया है। हमने ऑब्जेक्ट दे दिया, अर्थ इसका पूरा हो गया, आई हैव ब्रोकन द ग्लास। अब यहाँ पे इसी में एक दूसरा सेंटेंस था इसी तरह का दिखने वाला, आई एम ब्रोक। अब यह जो ब्रोक है यह एडजेक्टिव है और इस ब्रोक का मतलब होता है कंगाल। ये देखने में लगता है कि ये सेकंड फॉर्म है ब्रेक का, ये है भी सेकंड फॉर्म ब्रेक का, लेकिन यह एक एडजेक्टिव ही है और इसका मतलब होता है कंगाल। इसका मतलब निकलता है पूरे सेंटेंस का कि मैं कंगाल हूं। आई एम ब्रोक सब्जेक्ट प्लस इज एम आर फिर एडजेक्टिव। आई एम ब्रोक, मैं कंगाल हूं। आई कैन नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं घूमने फिरने नहीं जा सकता। आई एम ब्रोक, मैं कंगाल हूं या फिर मैं कंगाल हो गया हूं। ठीक है। अब ये तीसरा सेंटेंस था इसी तरह का दिखने वाला कि आई एम ब्रोकन। इसका मतलब हुआ कि मैं टूट चुका हूं। यह जो ब्रोकन है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये एडजेक्टिव की तरह से भी काम करता है। बहुत सारे वर्ब के थर्ड फॉर्म होते हैं जो एडजेक्टिव की तरह से काम करते हैं, प्योर एडजेक्टिव की तरह से। तो आई है, फिर बी है और फिर एडजेक्टिव है। इसका मतलब हुआ मैं टूट चुका हूं, मैं टूट गया हूं, और मे बी इमोशनली टूट गया हूं, मे बी मेंटली टूट गया हूं। आफ्टर द लॉस आई एम ब्रोकन, यानी नुकसान के बाद मैं टूट चुका हूं, मैं टूट गया हूं। ठीक है, क्लियर है। दूसरा सेंटेंस देखिए कि ही हैज सेलेक्टेड, और दूसरा क्या था इसी का कि ही इज सेलेक्टेड। इसकी हम बात करते हैं, ही हैज सेलेक्टेड। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और आप देखिए यह जो सेलेक्टेड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके पहले हैज आया हुआ है क्योंकि यहाँ पे ही आया हुआ है सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब इसका ये हुआ कि उसने सेलेक्ट किया है। ये सेंटेंस भी इनकम्प्लीट है क्योंकि सेलेक्ट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको हमने ऑब्जेक्ट नहीं दी। ऑब्जेक्ट देंगे तो ये अर्थ पूरा हो जाएगा। ही हैज सेलेक्टेड द कैंडिडेट्स, यानी उसने कैंडिडेट्स का चयन कर लिया है, कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर लिया है। क्लियर है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन ये जो दिया हुआ है ही इज सेलेक्टेड, इसका मतलब ये है कि वह चयनित हो गया है, उसका चयन हो गया है। तो यहाँ पे जो सिलेक्टेड है यह एक एडजेक्टिव है। ठीक है, ही इज सेलेक्टेड फॉर द जॉब, यानी जॉब के लिए वो चयनित हो गया है, जॉब के लिए वो सेलेक्ट हो गया है। ओके, ही इज गॉन और ही हैज गॉन। ये चीज है ही इज गॉन, फिर से जैसा कि मैंने पीछे कहा बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनकी थर्ड फॉर्म प्योर एडजेक्टिव की तरह से काम करती है और वह बताता है स्थिति, एक ऐसी स्थिति जिसमें काम हो चुका है। अब यहाँ पे गॉन एडजेक्टिव है और इसका मतलब है गया हुआ, मीन्स प्रेजेंट नहीं है, कहीं गया हुआ है। इसका मतलब है ही इज गॉन मीन्स वह चला गया है, मतलब यहाँ नहीं है। गॉन का एक दूसरा भी अर्थ निकलता है, जैसे हम कहते हैं धोनी क्रिकेट खेल रहा है, अचानक वो आउट हो जाता है, फिर आप कहते हैं धोनी इज गॉन, यानी धोनी चला गया, मतलब आउट हो गया।
इस अर्थ में भी गॉन का यूज होता है। माई वॉच इज गॉन, ठीक है, घड़ी है आपकी खो गई, फिर कहते हैं यार माई माई वॉच इज गॉन, मेरी घड़ी खो गई। अब यहाँ पे गॉन का मतलब हो गया खो गई। तो खो गई, खो जाने की अवस्था, गुम है। माई हेडेक इज गॉन, मेरा हेडेक, मेरा सिर दर्द चला गया, मेरा सिर दर्द खत्म हो गया। तो खत्म होने के भी अर्थ में। अब जब एडजेक्टिव के रूप में लेते हैं तो इस तरह के कई अर्थ इसके निकलते हैं। तो यहाँ पे यह है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव, वह चला गया है। अब यहाँ पे आया ही हैज गॉन, ये है प्रेजेंट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये गॉन, गो वेंट गॉन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये प्रेजेंट परफेक्ट है। इसका भी मतलब वही है, वह चला गया है, सिर्फ स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। वहां एडजेक्टिव है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसका भी मतलब वही है, ही हैज गॉन टू दिल्ली, वह दिल्ली चला गया है। यहाँ नहीं है, कहाँ है? दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली वो चला गया है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को देखिए कि ही गोज शॉपिंग, ही गोज शॉपिंग, इसका मतलब ये है कि वह शॉपिंग के लिए जाता है। ठीक है, शॉपिंग के लिए वो जाता है। कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो गो के बाद डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म में आते हैं, जैसे गो शॉपिंग, गो स्विमिंग, गो स्कीइंग, गो डांसिंग, इस तरह के। और ये सही सेंटेंसेस हैं। अमेरिकन इंग्लिश में और ब्रिटिश इंग्लिश में इसका बहुत यूज किया जाता है और बहुत ही ये नेचुरल है। ठीक है, ही गोज शॉपिंग एवरी संडे, यानी हर संडे को वो शॉपिंग के लिए जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, ही गोज फॉर शॉपिंग, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यह एक्सेप्टेबल है, यह चलता है। हालांकि नेचुरल नहीं है, ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं चलता, अमेरिकन इंग्लिश में नहीं चलता है। गोज के बाद सीधे सीधे शॉपिंग, स्कीइंग, डांसिंग, स्विमिंग, तो आप यूज कर सकते हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब इसका वही है, ही गोज फॉर शॉपिंग, यानी वो शॉपिंग के लिए जाता है। ओके, ही डिनाइड टेकिंग द ब्राइब, समझिए इसको, ही डिनाइड यानी उसने मना कर दिया। और क्या मना कर दिया भाई? टेकिंग द ब्राइब, घूस लेने से, उसने घूस लेने से मना कर दिया। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, वो आपकी सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट है, मतलब है इसका उसने घूस लेने से मना कर दिया। अब एक सिचुएशन समझिए कि आप किसी आदमी के पास गए, आपने उसको पैसे दिए कि वो आपका काम कर दे, उसने आपको एक हफ्ते के बाद बुलाया, आप फिर से गए एक हफ्ते बाद और उसको याद दिलाया कि भाई मैंने तुमको पैसे दिए थे, तुमने काम करने के लिए कहा था, किया या नहीं? तो वो तो साफ पलट गया, उसने कहा यार तुमने मुझे पैसे कहाँ दिए, यानी उसने रिश्वत लेने से मना कर दिया, उसने मना कर दिया कि मैंने तुमसे कोई रिश्वत ली थी। तो ये वाली सिचुएशन बनती है, ही डिनाइड टेकिंग द ब्राइब, उसने रिश्वत लेने से मना कर दिया। ठीक है, उसने मना कर दिया कि मैंने रिश्वत लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस था इसी तरह दिखने वाला, ही रिफ्यूज टू टेक द ब्राइब, इसका मतलब है कि उसने रिश्वत लेने से मना कर दिया। अब एक दूसरी सिचुएशन लीजिए कि आप किसी आदमी के पास गए और आपने चाहा कि रिश्वत देकर अपना काम करा लिया जाए, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, कोई रिश्वत नहीं लेगा, काम सही होगा तो करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा, लेकिन रिश्वत नहीं लेगा। तो ये वाली सिचुएशन, ये रिफ्यूज टू टेक द ब्राइब, उसने रिश्वत ही लेने से मना कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर ये है, सिर्फ डिनाइड और रिफ्यूज के ठीक बाद जेरंड या फिर इन्फिनिटिव लग जाने से ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट पेयर लीजिए, ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, इसका मतलब हुआ कि उसने स्मोकिंग करना स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया। जब आप स्टॉप के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है वास्तव में जिरंड होती है। ठीक है, और स्टॉप ये बताता है कि यह जो जिरंड वाला काम है, इस काम को आपने छोड़ दिया, क्विट कर दिया, उसने धूम्रपान बंद कर दिया। ठीक है, ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, ही स्टॉप्ड ड्रिंकिंग अल्कोहल, ही स्टॉप्ड टेकिंग अल्कोहल, उसने शराब पीना बंद कर दिया। ठीक है, अब ये सेंटेंस देखिए, ही स्टॉप्ड टू स्मोक, अब यहाँ पे टू स्मोक इन्फिनिटिव है, स्टॉप्ड, वह रुका, टू स्मोक, स्मोक करने के लिए। ठीक है, उद्देश्य उसका क्या है? रुकने का, स्मोक करना, टू स्मोक इन्फिनिटिव, वह धूम्रपान करने के लिए रुका। ही स्टॉप्ड टू स्मोक इन अ कॉर्नर, वह एक कोने में धूम्रपान करने के लिए रुका। अगले पेज देखिए, ही इज अंडरस्टैंडिंग,
ओके। प्राय जो अंडरस्टैंड है, अंडरस्टैंड, सी, स्मेल, फील, डाउट, ठीक है, इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं आईएनजी फॉर्म में प्राय यूज नहीं होते हैं। अगर आपने यूज कर लिया तो उसका अर्थ जो है वो बदल जाता है। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है समझदार या फिर सहानुभूतिपूर्ण। वह समझदार है, इसका मतलब ये है ही इज अंडरस्टैंडिंग टू अदर्स, यानी वह दूसरों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण है या फिर समझदार है। ठीक है। और अब जब आप ये कहते हैं ही अंडरस्टैंड्स, अंडरस्टैंड, तो यहां पर अंडरस्टैंड को ले रहे हैं एक वर्ब ऑफ ऑप्शन के रूप में। जो सोचने समझने से संबंधित जो चीजें हैं उनको प्राय हम आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। ठीक है। ही अंडरस्टैंड्स यानी वह समझता है। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, मुझे समझ आता है, मैं समझता हूं तुम्हारा मतलब क्या है। तो यहां पे अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते। ही अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम, यानी उसको प्रॉब्लम समझ में आती है, वह प्रॉब्लम को समझता है। ठीक है। अब इस पेयर को देखिए, आई सी नो प्रॉब्लम, इसका मतलब हुआ कि मुझे कोई समस्या नजर नहीं आती। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मुझे कोई समस्या नहीं नहीं नजर आती। आई सी नो प्रॉब्लम इन दिस प्लान, मुझे इस प्लान में कोई समस्या नहीं नजर आती। तो जैसा कि पीछे मैंने कहा कि ये जो सी है ये भी उसी तरह का वर्ब है। आईएनजी फॉर्म में प्रायः इसको हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है। मुझे कोई समस्या नजर नहीं आ रही है, हिंदी में आ रही है, तो इसका मतलब ये मत समझ लिए कि हम सीइंग यूज कर लेंगे, नहीं। आई सी नो प्रॉब्लम, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करिए इसको, मुझे कोई समस्या नहीं नजर आती। लेकिन अगर आप ये कहते हैं आई एम सीइंग नो प्रॉब्लम, तो यह सेंटेंस पूरी तरह से गलत हो जाता है। क्योंकि जैसा कि मैंने पीछे बताया, कुछ वर्ब्स, वर्ब ऑफ परसेप्शन, सोचने समझने से संबंधित जो वर्ब्स हैं वो आईएनजी फॉर्म में नहीं यूज होते। सी यूज नहीं होता है, अंडरस्टैंड यूज नहीं होता है, स्मेल यूज नहीं होता है, डाउट यूज नहीं होता है, फील यूज नहीं होती। इस तरह के वर्ब्स आईएनजी फॉर्म में प्राय यूज नहीं किए जाते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।